नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह का तीखा पलटवार। कहा, पीएम के प्रति कांग्रेसियों में नफरत और डर। खड़गे ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को दे दी मात। हरियाणा चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। कहा, डबल इंजन सरकार के कारण हो रहा है विकास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंबाला में चुनावी सभा को किया संबोधित। मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, बताया कल्चरल आइकॉन। अभिनेता ने खुशी जताते हुए परिवार और प्रशंसकों को दिया पुरस्कार का श्रेय। तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या राज्य की एसआईटी जांच के लिए है काफी। 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई। नेपाल में बारिश के बाद बिहार में सभी नदियां उफान पर। 13 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1968 के बाद कोसी बैराज से सबसे अधिक 6,61,295 क्यूसेक पानी रिलीज। वहीं नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत। और महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का लिया फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान। हमने देसी गौमाता के परिपोषण और चारे के लिए मदद करने का लिया निर्णय। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पे शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए गाय को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं, वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दौर की वोटिंग होने से पहले जबरदस्त घमासान नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी। अपनी कटुता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बेवजह पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामलों में ये कहकर घसीटा कि वह पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वह लंबा स्वस्थ जीवन जिएं, वह कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हजारों वर्षों तक भारत के लोगों के दिलों में राज करेंगे। किसी के जीवित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में
गरीबों के मसीहा के रूप में। जम्मू में भाषण के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, आइए वो आपको सुनाते हैं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। और फिलहाल आपको बता दें, मोदी 3.0 के 100 दिन के बाद से अलग अलग मंत्रालय इसकी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इसको अचीव किया जाएगा तो एक प्रारंभिक चरण में जो चीज़ें थी उन सबको हमारे विभाग के लोगों ने ठीक से क्रियान्वित करके, और आज आपके सामने जो 100 दिन अब पूरे हो गए हैं, उन 100 दिनों में हमने जो किया है उसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा। बाद में फिर अपनी चर्चा हम लोग करेंगे। Request her to kindly present the presentation about 100 days of action. Friends, with the permission of the Honorable Minister, we will be making a presentation on the significant programs that have been launched and the programs, various activities around the programs. Of course, we will also give an overview of what has happened in the past. What I do is I will request each of my joint secretaries to start making a presentation. Can you hear me, please? सर मोबाइल पीछे कर दीजिए, मोबाइल। So we will just make a quick presentation. We'll start with the urban PM. नमस्कार सर। पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 2015 में लॉन्च किया गया था, विद एम टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल एलिजिबल हाउस, और ये सभी स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज में इम्प्लीमेंट की गई। इसमें 1 करोड़ 18 लाख मकानों को सेक्शन किया गया, जिसमें से 1 करोड़ 15 लाख मकान ग्राउंडेड हो गए और जिसमें से 86 लाख हाउसेज कंप्लीट हो गए, और रिमेनिंग हाउसेज को अभी बनाया जा रहा है, जो कि वेरियस स्टेजेस पर है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो कि बता रहा है कि 100 दिन के दौरान किस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो अर्जित की गई हैं, और जो 100 दिन का रोड मैप था उसमें किस तरीके से सफलतापूर्वक कार्य किए गए हैं। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार के कारण तेजी से विकास हुआ है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और अच्छी सड़कें बन गई हैं। जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। राहुल गांधी के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा, इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और सनातन संस्कृति का अपमान करती है और देश के बाहर जाकर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलती है। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के जींद में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने का दावा करते हुए धामी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं। हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है। वहीं हरियाणा के अंबाला में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मंच से एक बार फिर वादों की झड़ी लगाई। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने और विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बैंक खातों में हर महीने 6,000 रुपये दिए जाने की बात कही। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपये हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें यहां आकर घूमना फिरना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा उनसे पूछेगा कि वह खाची पर्ची पर चुप क्यों हैं और आरक्षण का विरोध करने के बाद वे कौन सा मुंह लेकर हरियाणा आए हैं। विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। तो नायब सिंह सैनी ने कई सवाल यहाँ खड़े किए राहुल गांधी पर। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कल आखिरी चरण का चुनाव होना है। जी हाँ, और उसमें उधमपुर की भी बात की जाए तो यहाँ भी विधानसभा का चुनाव तीसरा और अंतिम चरण में संपन्न होगा। इसी क्रम में आज जो पोलिंग टीम है EVM के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि कल तीसरे चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तो 40 विधानसभा सीट जिनमें तीसरे और अंतिम चरण में कल मतदान होगा, और इसी के लिए जो पोलिंग टीम है वो रवाना हो चुकी हैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर। पिछले 2 चरण में भी हमने देखा किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव है वो संपन्न हुआ। तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसमें करीब
40 सीटों पर 415 प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। और खासतौर से इन 40 सीटों की बात की जाए, यानी जो जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए जिन पर कल मतदान होना है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोले ने कहा कि तीसरे चरण में करीब 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख से ज़्यादा वोटर मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस वक्त मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोले हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरे चरण के लिए उनके पास क्या क्या तैयारियां हैं। तीसरे चरण में तकरीबन 7 ज़िलों में 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख के करीब वोटर्स अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें 400 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तकरीबन 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में खड़े हुए हैं, जिनका भविष्य जो है लोग कल 1 अक्टूबर के दिन चुनेंगे। क्या चुनौतियां रही है, क्योंकि काफ़ी इलाके अति संवेदनशील रहे हैं, बॉर्डर के इलाके रहे हैं, तो क्या चुनौतियां रही चुनाव आयोग के सामने इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया रहती है कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पर कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं रहती कि इतने बड़े पैमाने पर लोग शिरकत करते हैं। दूसरी बात कि सिर्फ शिरकत करना ही नहीं, इवन उसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करता है, तो अपने आप में हर एक इलेक्शंस एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। लोगों का जो मतदान के प्रति उत्साह बढ़ा है, जमहूरियत में लोगों ने आस्था दिखाई है, और जो लोग कहते थे कि मतदान में हिस्सा नहीं लेना है, उनको एक आईना भी दिखाया है। तो मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है, इसके लिए क्या तैयारियां रही और कैसे लोग भयमुक्त होकर मतदान केंद्र पर पहुंचे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे आपने बताया कि ये पब्लिक का डिसीजंस और पब्लिक में एक नॉर्मल सी या एक फीलिंग की नहीं, अब जो है कोई ऐसी ताकतें नहीं है कि जो हमें डरा सकती है, अपने वोटिंग राइट से महरूम रख सकती है। इसमें जो हमारा इलेक्शन अवेयरनेस रिलेटेड जो स्वीप कैंपेन रहता है, उस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोले, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम तैयारी की गई। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, जम्मू। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये मामला आंध्र प्रदेश में YSRCP सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोपों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि जब उसने मामले की SIT जांच के आदेश दिए थे तो प्रेस के पास जाने की क्या जरूरत थी। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तिरुमला मंदिर ट्रस्ट को गाय के घी की सप्लाई के नमूनों की लैब जांच में आपको बता दें लाद यानी जो पशु हैं उनकी चर्बी जो मिली, साथ ही मछली के तेल की मौजूदगी का भी पता चला। ये घी तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार द्वारा गठित SIT की जांच पर्याप्त है या नए सिरे से एक स्वतंत्र जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। वहीं तिरुपति लड्डू विवाद पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये आस्था का मामला है। अगर मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया है तो यह अस्वीकार्य है। इस हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष और YSR कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ सुनवाई कर रही है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। वहीं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने आज भारतीय वायुसेना की कमान एयर मार्शल AP सिंह को सौंप दी। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वायु भवन में विदाई सलामी के रूप में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयर मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।
और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही की, उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिथुन दा ने अपने 5 दशक के फिल्मी सफर में अपनी शानदार अभिनय शैली से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। वहीं मिथुन फिल्मी दुनिया के इस प्रतिष्ठित सम्मान को अपने चाहने वालों को समर्पित कर रहे हैं। डिस्को किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भारत के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार से सम्मानित होंगे। ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी जश्न के संदेश जैसी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए मिथुन दा की कला और उनकी शख्सियत की दिल खोल कर तारीफ की। उन्होंने मिथुन दा के संघर्ष से सफलता के सफर को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। It's a matter of great honor that Mithun Da is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun Da. प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने की खबर से खुद मिथुन चक्रवर्ती भी बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए आभार जताया। सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लैंड से, फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। मिथुन दा के जीवन और फिल्मी सफर की बात करें तो 1950 में कोलकाता में जन्मे मिथुन दा ने बिना किसी गॉडफादर के फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। अपने करियर की पहली ही फिल्म 1976 की मृग्या में उन्हें अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जिसके बाद 1982 में रिलीज हुई उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। उस वक्त इस फिल्म ने 100 करोड़ का कारोबार किया, जिसके बाद वो सुपरस्टार बन गए और उन्हें डिस्को किंग का खिताब मिला। उन्होंने हमसे बढ़कर कौन, सुरक्षा, अग्निपथ, फूल और अंगारे, प्रेम प्रतिज्ञा से लेकर नए दौर की गोलमाल, हाउसफुल, कश्मीर फाइल्स तक अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। मिथुन दा ने 5 दशक के अपने लंबे करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्में की, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी फिल्में शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती भले ही खुद को ब्लैक कोबरा कहने में गर्व महसूस करते हों, लेकिन वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे हैं। कला के क्षेत्र में उनके इसी योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। इसी साल उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से मिथुन दा को ढेरों बधाई। साइमा खान की रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खुशी है कि श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वह एक कल्चरल आइकन हैं जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है। उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि जूरी ने बहुत सावधानी से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सही व्यक्ति को चुना है। उन्हें बधाई देते हुए एल मुरुगन ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दे रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर भी पहुंचाया है। This prestigious award calls Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award for 2022 to Mr. Mithun Chakravarti, announced by our Information and Broadcasting Minister, Honorable Sri Ashwin Vaishnavji, and the juries also very carefully selected, and they are all very carefully found that the right person to this prestigious award. Mr. Mithun, we talk about Mr. Mithun Chakravarti. So we can tell last 50 years he is contributing Indian cinema, and he has taken Indian cinema to the world level also. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।